स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स इन चैप्टर 17 सेकेंड ईयर फिज़िक्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन की एक मशहूर थ्योरी है। उसको समझने से पहले कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके गिर्द ये थ्योरी घूमेगी। पहला पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्रू विच वी आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ एन इवेंट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? पॉइंट्स हैं कुछ थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एन इवेंट, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. These coordinate system is Cartesian coordinate, which is in mathematics x, y, z. तो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की या अगर हम अपने घर की लोकेशन समझाते हैं तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं अपने घर की लोकेशन समझाने के लिए कि मेरा घर इस गली में है, फलां कॉलोनी में है, और वो कॉलोनी फलां रोड पर है, कोई मशहूर रोड का नाम देंगे। इस तरह ये 3-4 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम बताकर एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हर चीज अपने आप में एक फ्रेम है, इवन एक मार्कर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस मार्कर में इस पूरी इसकी लोकेशन, इसके जो है बॉडी इटसेल्फ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारा ये रूम जिसमें हम खड़े, ये एक फ्रेम है। ये रूम जिस बिल्डिंग में, वो भी एक फ्रेम है। इस तरह हमारा वर्ल्ड, यूनिवर्स, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड फ्रेम है। अब दूसरे हमारे पास फ्रेम की टाइप्स हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference which is moving with uniform velocity or at rest, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं और वो स्मूथली रोड पर रन कर रही है यूनिफॉर्मली, तो हम उसमें बड़े रिलैक्स होकर बैठेंगे। यानी अगर हम पानी पीना चाहते हैं, इजीली हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कि हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ भी घूम रही है, ठीक है ना? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में अर्थ को भी शो किया है कि हमारी अर्थ एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो ये है इनर्शियल, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है। यानी हम ये नहीं कह सकते, अगर हम जो है सन को ना देखें, या हम यूं कह सकते हैं कि आइंस्टाइन के मुताबिक आइदर सन इज मूविंग अराउंड सन और अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, बोथ आर द करेक्ट थिंग्स। दोनों चीजें सही हैं। तो इसलिए, मगर ये बात अब एस्ट्रोनॉमर्स के जरिए प्रूफ हो चुकी है कि हमारी अर्थ अराउंड द सन मूव कर रही है, मगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस वजह से बनता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज एक्सेलरेशन और मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी स्टूडेंट, वो फ्रेम जो कि क्या करे, या तो कभी अपनी स्पीड बढ़ाए या कम कर दे, जैसा कि हमारी आम रूटीन की मोशन में होता है। हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं रश आता है, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से इनर्शियल लॉ हम पे इफेक्ट करता है कि ब्रेक लगती है, हमारी बॉडी आगे जाती है। तो ये क्या हो रहा है, कभी स्लो कभी फास्ट हो रहा है, ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी एग्जाम्पल हम खुद हैं। फिर एक है टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका चौथा कोऑर्डिनेट, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुज फोर्थ कोऑर्डिनेट इज ऑफ टाइम, एक्स वाई जेड टी। एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट लोकेशन के लिए वेयर द इवेंट विल हैपन एंड एट व्हाट टाइम इवेंट विल हैपन,
दैट इज द टी। ओके, तो जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है, फ्रेम्स पर है। तो हम आते हैं आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो द साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन गेव द theory of relation between speed of massive object with speed of light in 1905, which is known as special theory of relativity, and this theory is only for the inertial frame। यानी आइंस्टाइन ने क्या किया था, 1900 में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई थी। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब अदर साइंटिस्ट को बयान की गई, एक्सप्लेन की गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वो फार्मूलाज हैं जो हमारी पुरानी फिजिक्स से नहीं मिल रहे, जो पहले की फिजिक्स है उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, 5 साल और मेहनत की, तो एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें स्पेशल चीज़ क्या थी कि ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए है। अब इसके पास्टुलेट्स क्या हैं, नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नो एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि हमारी इस दुनिया में कोई भी बॉडी कंप्लीटली तौर पर रेस्ट में नहीं है। नो एब्सोल्यूट रेस्ट, that is we can say that our body is in completely rest. No, it is not in completely rest, because in which frame we belongs, that is the, for example, earth is our whole soul frame in which we are living. According to surrounding we are in rest, because the motion, according to motion definition, the body is changing its surroundings। body जो अपनी surrounding change कर रही है, this is called motion। Now the body, there is the I am in rest with respect to this board, with respect to this wall, so I am in rest। if I am changing my surrounding like this, so this is the motion। so we are not in completely rest। now at this time I am in rest, so I am not completely in rest, I am rest according to surrounding। I am residing in whole frame of earth, so earth is always in motion, so I am always in motion। according to surrounding I am in rest, but I am always in motion। so the no absolute rest, यानी अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो सराउंडिंग के हिसाब से मूव कर रहा हूँ, मगर मैं जिस फ्रेम में रिजाइड कर रहा हूँ वो होल सोल अर्थ का फ्रेम है, वो मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो मैं भी अराउंड द सन मूव कर रहा हूँ। या इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो भले अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में, मगर वो अराउंड द सन मूव कर रही हैं मुसलसल। अब अर्थ की मोशन तीनों तरह की है, स्पिन मोशन भी है, वाइब्रेटरी मोशन भी है, और जो है ऑर्बिटल मोशन भी है। तो हम तीनों तरह से मूव कर रहे हैं मुसलसल, तो इसलिए कोई भी कंप्लीटली तौर पर रेस्ट में नहीं है। एंड नो एब्सोल्यूट मोशन, और हम किसी बॉडी की कंप्लीट मोशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम जो कैलकुलेट करते हैं मोशन, वो रिलेटिव मोशन होती है। जैसा कि मैंने कहा, मोशन की डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स सराउंडिंग। हम जो मोशन की कैलकुलेशन करते हैं वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, कि सराउंडिंग में ये पॉइंट रेस्ट में है और दूसरी बॉडी इसके हिसाब से कितना मूव कर रही है। तो हम किसी भी बॉडी की कंप्लीट मोशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एक्स मैन को ले लूं, उसने 80 या 100 ईयर्स की लाइफ गुजारी, उसने 100 ईयर्स में सपोज किया 10 की पावर 10 किलोमीटर मूव किया है। अब ये जो 10 की पावर 10 किलोमीटर उसकी मोशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये उसकी रिलेटिव मोशन है जो उसने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से की। अब इस 100 ईयर्स में हमने उस कुछ चीज़ों की एडिशन नहीं की। वो क्या एडिशन है कि 100 ईयर्स में अर्थ ने अराउंड द सन 100 राउंड्स लगाए, वो इसमें शामिल नहीं है। अर्थ ने हर रोज स्पिन मोशन किया है, वो इसमें शामिल नहीं है। चलो अगर हम ये शामिल भी कर लें तो मगर हमारा जो सोलर सिस्टम मोशन में है, तो वो मोशन हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं है, तो वो भी तो हर वक्त मूव कर रहा है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक डायरेक्शन में जा रहा है, हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में कितनी मूव कर रहा है।
तो हम किसी भी तरीके से किसी भी बॉडी की कंप्लीट मोशन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो भी हम मोशन कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा रिलेटिव मोशन होती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन स्पेस, एट सम प्लेसेस इट इज रिटन यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट स्पेस में कांस्टेंट है। अब स्पेस हमारे पास जितना स्पेस ज्यादा एरिया है, इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। दैट इज स्मॉल सी से हम शो करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। हमारी इस मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स से पहले की जितनी फिजिक्स है बिफोर 1880, ये फिजिक्स कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, जिसके अंदर मेजर पोर्शन क्या है, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन ने जितनी भी मैकेनिक्स दी, जिसके जरिए हमने लॉज ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आइडेंटिफाई किया, न्यूटन की दी हुई मैकेनिक्स थी। और दूसरा बड़ा पोर्शन है हमारे पास फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टली ईएम इंडक्शन कहते हैं। ये दो मेन ग्रुप हैं क्लासिकल फिजिक्स के, और वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। यानी हमारे पास जो इस क्वांटम फिजिक्स से पहले की फिजिक्स है, जिसको ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम में लागू होगी, यानी हमारी अर्थ पर लागू होती है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स के कई लॉज वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। यानी जैसे F=ma का फार्मूला इनर्शियल फ्रेम में तो बिल्कुल ओके होता है, और जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में F=ma का फार्मूला ओके नहीं होता। गैप। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी आइंस्टाइन ने कुछ ऐसी कैलकुलेशन की और उसमें कुछ अजीबोगरीब किस्म के रिजल्ट इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें पहला रिजल्ट है मास वेरिएशन। क्या है मास वेरिएशन? वेरी मीन्स बढ़ना, मुख्तलिफ होना। कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग सच अ हाई स्पीड नियरर टू सी, इनके एक ऑब्जेक्ट जो कि इतनी तेज स्पीड से मूव करे जो कि सी के नजदीक हो। कितनी नजदीक हो? यानी 1/10 ऑफ सी। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को लें जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसका 1/10 बनता है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो क्या होगा? उसका मास बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। द इंक्रीज मास ड्यू टू हाई स्पीड विल बी कैलकुलेटेड एज m इंक्रीज मास ऑफ ऑब्जेक्ट m0, m के साथ फुट में छोटा सा जीरो लगा दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी जब नॉर्मली बॉडी मूव कर रही हो, जैसा कि हम मूव करते हैं, उस वक्त जो उसका मास होगा वो m0 होगा, और हाई स्पीड से मूव करने पर जो मास बढ़ जाएगा इस m से शो किया जाएगा सिंपल m से। v हाई स्पीड नियरर टू c, c इज स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। √1 - v² लॉरेंट्ज रिलेटिव फैक्टर। इन लॉरेंट साइंटिस्ट ने रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की थी, तो उसको आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया, और हमारे पास जो इंक्रीज्ड मास फार्मूला है m=m0 होल अपॉन √1 - v²/c²। दूसरा हमारे पास रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस है, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मोशन एक्सिस, यानी बॉडी के 3 डायमेंशन x, y, z, लेंथ, विड्थ, हाइट,
जिस एक्सिस पर मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर यू मूव कर रहा है और हमने इसको लेंथ कहा है, तो ये लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, विच हैज हाई स्पीड नियरर टू सी विल डिक्रीज, यानी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मोशन एक्सिस विच हैज हाई स्पीड नियरर टू सी विल डिक्रीज, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा उसकी मोशन एक्सिस पर लेंथ कम हो जाएगी। द डिक्रीज लेंथ विल बी कैलकुलेटेड बाय, अब वो जो डिक्रीज लेंथ हुई है हाई स्पीड की वजह से वो कैसे कैलकुलेट होगी, एल डिक्रीज लेंथ ड्यू टू हाई स्पीड, एल नॉट लेंथ एट रेस्ट ऑफ द बॉडी, इन नॉर्मल बॉडी मूव कर रही है उस वक्त जो लेंथ होगी वो एल नॉट, हाई स्पीड की वजह से डिक्रीज लेंथ एल, वी हाई स्पीड, सी स्पीड ऑफ लाइट। तो लॉरेंस रिलेटिव फैक्टर, तो L इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी अब लॉरेंस रिलेटिव फैक्टर एल नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा है जबकि मास वेरिएशन में एम नॉट को डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम डिक्रीज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम डायलेशन, तीसरा हमारे पास रिजल्ट है टाइम डायलेशन। टाइम यानी कौन सा टाइम, लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड नियर टू सी विल डिक्रीज, यानी एक ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड से मूव करना शुरू करती है तो उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज्ड टाइम विल बी, यानी इंक्रीज टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, टी इंक्रीज टाइम ऑफ द बॉडी, टी नॉट टाइम एट रेस्ट, यानी नॉर्मल टाइम जो उसका नॉर्मल मोशन में हो रहा है, तो v हाई स्पीड, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो इंक्रीज टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाय यानी होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन तीन रिजल्ट का क्या कंक्लूजन है कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड से मूव करे, जैसा मैंने पहले बताया था कि 1/10 ऑफ द सी 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव करती है, तो कुछ अजीबोगरीब किस्म के रिजल्ट आएंगे। मास बढ़ जाएगा जो कैसे कैलकुलेट होगा, m इक्वल्स टू एम नॉट होल अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेंथ कम हो जाएगी जो कैसे कैलकुलेट होगी, L इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लाइफ टाइम बढ़ जाएगा जो कैसे कैलकुलेट होगा, T इक्वल्स टू टी नॉट होल अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये रिजल्ट अजीबोगरीब हैं, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये रिजल्ट उस वक्त ऑब्टेन होंगे जब हाई स्पीड इन 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये ऑब्टेन होगी। अब ये स्पीड, आगे 2 पॉइंट और हैं जो अभी कुछ देर में आपको यहां बोर्ड पर मिलेंगे। अब ये जो हाई स्पीड है, इतनी हाई स्पीड है कि एक मासिव बॉडी, यानी समझे कि ये मार्कर भी इतनी हाई स्पीड नहीं ले सकता, यानी हमारे पास इतनी कोई लोकोमोटिव मशीन या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए हम 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की हाई स्पीड ऑब्टेन करा सकें। अगर ये हाई स्पीड ऑब्टेन होगी तो ये रिजल्ट आएंगे, तो अदरवाइज नहीं। यानी आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी है वो स्पीड के ऊपर लिंक कर रही है कि अगर इतनी हाई स्पीड है तो ये रिजल्ट है, तो वरना नहीं। जिसमें आखिरी पॉइंट यही है कि एक मॉसिव बॉडी इतनी हाई स्पीड ऑब्टेन नहीं कर सकती, इस वजह से रिजल्ट नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि फिर इसका फायदा ये है कि उसने कैलकुलेशन की, वो स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन में इतना आगे निकल गया कि वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना डाली उसने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके जरिए उसने कुछ अजीबोगरीब किस्म के रिजल्ट बनाए। अब इसकी इस बात को समझने के लिए कि क्या ये स्पीड से ये पॉसिबल है, तो फिर आइंस्टाइन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज वाले वाक़े को कोट किया
कि इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स था जिसने स्पीड ऑफ लाइट, क्या हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बुर्राक बर्क बिजली, यानी अब बिजली कितनी स्पीड से ऊपर गरजती है और ज़मीन पर पहुंच जाती है, तो उसने उसका हवाला कोट करते हुए दिया कि बुर्राक पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मिराज का वाक़या किया और हर पूरी दुनिया जितनी भी अल्लाह ताला ने यूनिवर्स या पूरी गैलेक्सी या जो भी कुछ बनाया हुआ है वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। अगर इतनी स्पीड ना होती तो ये देखना पॉसिबल नहीं है, इसको देखने के लिए सदियां लग जाएं और फिर जो है और ऐसी मशीन भी डेवलप नहीं और ना कभी डेवलप हो सकेगी, यानी हमारी रिस्ट्रिक्शन है इंसान की इस बात पर। तो मिराज वाले वाक़े से टाइम डायलेशन का मिलता है कि अगर हम हाई स्पीड से मूव करें तो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी का टाइम हाई स्पीड की वजह से वैसा टाइम नहीं होगा, वहाँ टाइम बहुत स्लो चलेगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे तो टाइम बिल्कुल सिफर हो जाएगा और वो उसके लिए जो है ना टाइम कुछ भी नहीं है, यानी उसके लिए टाइम लॉन्ग लाइफ है। अगर जैसे आइंस्टाइन ने इससे ट्विन थ्योरी समझाया। ट्विन थ्योरी क्या है कि दो भाई हैं ए और बी, ट्विंस पैदा होते हैं। 10 साल की उम्र में बी भाई जो है वो क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देता है और ए भाई नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। अब अगर 90 साल बाद बी भाई वापस आता है, ये स्पीड ऑफ लाइट को कम करके नॉर्मल जिंदगी वापस आता है, तो उसकी उम्र वही 10 साल होगी, जबकि 90 साल बाद आ रहा है, 10 साल की उम्र में गया। ए भाई 100 साल का हो चुका है, अगर जिंदा होगा तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका होगा और बी भाई वैसा ही बच्चा होगा। तो ये उसने अपनी ट्विन थ्योरी के जरिए बताया कि भाई ये टाइम डायलेशन है और सिर्फ ये चीज़ डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो ये रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नो। अब दूसरे दो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फोर्थ result of the special theory of relativity, mass energy relationship, according to Einstein, mass and energy are not two different things, both are same but in two different forms. If an massive body is moving with high speed or speed of light, then it will be converted in a form of energy, maybe light energy. And if we reduce the speed of light by stopping it, then we get the mass. So the conversion formula for mass into energy, energy into mass is E equals to mc square or m equals to E upon c square, in which E energy, m mass, c speed of light. अब आइंस्टाइन यहाँ कहता है कि हम अगर किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट दे दें किसी भी तरीके से, तो वो बॉडी फिर मास नहीं रहेगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम लाइट या किसी भी एनर्जी को की स्पीड रिड्यूस करके उसको स्टॉप कर दें, सिफर कर दें उसकी स्पीड, तो वो फिर एनर्जी हमें मास की सूरत में मिलेगी, जो उसने फार्मूला डेवलप किया E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यानी मास को स्पीड ऑफ लाइट दी तो एनर्जी बन गई, और अगर एनर्जी को हमने डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट से, यानी उसकी स्पीड, एनर्जी की स्पीड खत्म कर दी, तो मास बन जाएगा हमारे पास। पांचवा रिजल्ट वो खुद ही कहता है फिफ्थ में, C कैन नॉट बी अचीव, यानी स्पीड ऑफ लाइट और नियरर टू स्पीड ऑफ लाइट हम एक्वायर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अ मासिव बॉडी कैन नॉट एक्वायर C स्पीड ऑफ लाइट और सच अ हाई स्पीड नियरर टू C because we have not such a moving machines which can provide this motion. हमारे पास ऐसी मशीन्स नहीं है जो इस तरह की मोशन हमें दे सकें जिससे नियरर टू स्पीड ऑफ लाइट स्पीड हमें मिल सके। सो रिजल्ट्स, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो मासिव बॉडी यानी ऐसी मासिव बॉडी जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये मार्कर वगैरह या इसका कैप, ऐसी मासिव बॉडी को हम इतनी स्पीड नहीं दे सकते। जबकि अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कुछ नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ हुई है, पर वो बहुत ही माइक्रो लेवल मासेस हैं। जैसे मियॉन एक ऐसा पार्टिकल है, जब ओजोन लेयर
पर कॉस्मिक रेस पड़ती है तो वहाँ म्यूऑन डेवलप होता है। तो म्यूऑन का जो लाइफ टाइम है 1 माइक्रोसेकंड है, मगर साइंटिस्ट ने देखा कि वो आसमान से ज़मीन के सरफेस पर आ जाता है तो हाई स्पीड होने की वजह से उसका लाइफ टाइम 3-4 माइक्रोसेकंड तक हो जाता है। तो ये कुछ पार्टिकल्स लेवल के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन लेवल्स पर आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ हो चुकी है।